सर अभी ये सर आ रही। अच्छा जी, हम लोगों ने पढ़ा इस ब्लड के चैप्टर में सब पहले पढ़ा कंपोजिशन फंक्शन ऑफ ब्लड, फिर हमने पढ़ा एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन, उसके बाद एरिथ्रोसाइट्स, फिर हमने बात की डब्ल्यूबीसी की, ल्यूकोसाइट्स की और इम्यूनिटी की, ठीक है जी। तो हम बात करेंगे प्लेटलेट्स की, जिसको आप थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हो, और इंपॉर्टेंट इनका फंक्शन पढ़ेंगे ब्लड कोएगुलेशन और हीमोस्टेसिस, ठीक है। At the end of this chapter, students should be able to write composition of platelets and thrombopoiesis, also enumerate properties of platelets. आज हम ये पहला जो आपको लर्निंग हम सिर्फ आज यही करेंगे, ठीक है जी, क्योंकि आप जी हम कंसंट्रेशन से नहीं कर सकते, वैसे भी आप कंसंट्रेशन से सुनते नो, लेकिन चलो मैं फिर भी आपकी बात मान लूंगा। डिफाइन हेमोस्टेसिस एंड मायोजेनिक कंट्रैक्शन, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। हीमोस्टेसिस क्या होती है? ब्लड का रुक जाना, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस। मायोजेनिक कंट्रैक्शन होती है जो आपकी वेसल्स के अंदर स्मूथ मसल्स हैं उनकी कंट्रैक्शन कहते हैं। और प्लेटलेट प्लग कैसे बनता है, जब भी कट लगता है तो प्लेटलेट एक्टिवेट कैसे होते हैं, ये हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे। क्लॉटिंग फैक्टर्स का आपको पता होना चाहिए, 1 2 3 4 5 12 तक क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, बल्कि इवन 13 भी क्लॉटिंग फैक्टर होता है, तो ये नाम आपको पता होने चाहिए, ये हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक पाथवे ऑफ कोएगुलेशन के इंट्रिंसिक पाथवे कब एक्टिवेट होता है? जब फैक्टर 12 जो है एक्टिवेट होता है। एक्सट्रिंसिक कब होता है? फैक्टर 3 टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्टिवेट होता है। फिर हम प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर सिस्टम पढ़ेंगे, और यानी कि लाइसिस, ब्लड जो क्लॉट बनता है हमारी बॉडी के अंदर, लंग ने ऐसा निजाम रखा हुआ है कि वो उसकी बीच में हो जाती है, ठीक है। और क्लॉट रिट्रैक्शन क्या होती है, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक पाथवे, और रोल ऑफ कैल्शियम और विटामिन के हम पढ़ेंगे कोएगुलेशन पाथवे के अंदर। नेचुरल एंटीकोएगुलेंट हमारी बॉडी में कौन से होते हैं, और वो कोएगुलेंट्स कौन से होते हैं, एंटीकोएगुलेंट्स कौन से होते हैं जो आप क्लिनिकल पर्पस के लिए यूज करते हो। हीमोफीलिया क्या होता है? ये क्लॉटिंग डिसऑर्डर है, ठीक है। और इसकी टाइप्स क्या क्या होती हैं, इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है। ब्लीडिंग टाइम क्या होता है, क्लॉटिंग टाइम क्या होता है, ये तो इवन फिजियो लैब के अंदर इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकल भी आपको करवाएंगे। ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, ठीक है। क्लॉटिंग टाइम का कैपिलरी ट्यूब मेथड है, ब्लीडिंग टाइम का फिल्टर पेपर मेथड होता है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है, थ्रोम्बोसाइटोसिस क्या होता है, INR क्या होता है, इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो, ये बेसिकली प्रोथ्रोम्बन टाइम होता है, ये हम बात करेंगे, ठीक है जी। ये हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव होंगे इस चैप्टर के, जो कि आपने एट द एंड कवर करने हैं। और फिर मैंने ये क्वेश्चन बेटा एंड पे दिए हुए हैं, इसके जो क्वेश्चन UQs हैं वो एंड पे हैं, ये वाले, ठीक है। ये इसलिए इसके क्योंकि UQs ज्यादा आते हैं, क्लिनिकल सिनेरियो बेस आते हैं, तो मैंने ये इनको एंड पे रखा हुआ है। मैंने लर्निंग ऑब्जेक्टिव पहले शुरू में आपको बता दिए अलहदा से, हालांकि बाकी मैं यही करता हूँ कि मैं क्वेश्चन और लर्निंग ऑब्जेक्टिव को मर्ज कर देता हूँ। इसमें मैंने मर्ज नहीं किया, इसलिए नहीं किया कि वो क्योंकि से बड़े बड़े, तो मैंने कहा कि वो अलहदा ही एंड पे रहने दिया जाए। प्लेटलेट्स, ये प्लेटलेट्स के बारे में आप क्या जानते हो बच्चों? थोड़ा बहुत तो आपने पढ़ा था। बिल्कुल, मेगा कैरियोसाइट से ये प्रिकर्सर सेल जो है उनको मेगा कैरियोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। अब मेगा कैरियोसाइट यानी कि मेगा कैरियोब्लास्ट, और मेगा कैरियोब्लास्ट कहां से निकलते हैं? प्लुरिपोटेंट हीमोपोएटिक स्टेम सेल से। ये तो आपने थ्रोम्बोपोइसिस बता दी। नॉर्मल कंसंट्रेशन जो ब्लड में प्लेटलेट्स की होती है वो 1,50,000 से लेके 4 लाख तक होती है। कई बुक्स में 3 लाख तक लिखा हुआ है, कई में 350 लिखा हुआ है। आप इसको 1,50,000 से 4,50,000 तक कर लो। अगर मोर देन 5 लाख होगा तो उसको थ्रोम्बोसाइटोसिस कहेंगे। मोर देन 5 लाख होगा या 450 से ज्यादा होगा तो उसको थ्रोम्बोसाइटोसिस कहेंगे। और 150 से कम होगा, 1,00,000 से कम होगा तो उसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहेंगे। पीनिया का क्या मतलब होता है? डिक्रीज कंसंट्रेशन, ठीक है जी। तो प्लेटलेट्स की नॉर्मल कंसंट्रेशन 1,50,000 से 4,50,000 तक होती है, और 450 से ज्यादा हो जाए तो थ्रोम्बोसाइटोसिस, 150 से कम हो जाए तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया।
ठीक है, ये दोनों टर्म याद रखना आप, आगे जाके दोबारा ये रिपीट होंगी। इनका जो लाइफ टाइम है वो 8 to 12 डेज होता है। ये राउंड होते हैं, ओवल शेप के होते हैं, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता, डायमीटर 2 to 4 माइक्रोन होता है। ये अब सारा रट्टा है कि इसका डायमीटर 2 to 4 माइक्रोन है, न्यूक्लियस नहीं है, राउंड ओवल है, लाइफ स्पैन 8 to 12 डेज है। ठीक है जी। इट्स मेम्ब्रेन, अब इनकी जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर भी फॉस्फोलिपिड्स हैं एंड इट इज कोटेड बाय ग्लाइकोप्रोटीन, यानी कि ग्लाइकोप्रोटीन से ये कोटेड होती है, यानी कि लिपिड्स भी हैं और प्रोटीन भी हैं और ग्लाइको मींस ग्लाइकोजेंस भी हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं। तो ये याद रखना कि प्लेटलेट्स जो है इनकी नॉर्मल कंसंट्रेशन कितनी होती है, कम हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, ज्यादा हो जाए तो उसको क्या कहते हैं। इनका लाइफ स्पैन 8 to 12 डेज है, राउंड ओवल होते हैं, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता, डायमीटर 2 to 4 माइक्रोन है। इसकी मेम्ब्रेन के अंदर फॉस्फोलिपिड्स होते हैं और इट इज कोटेड बाय ग्लाइकोप्रोटीन नेचर, ग्लाइकोप्रोटीन से ये कोटेड होती है। उसके अलावा प्लेटलेट्स हैव अ रिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, इसके पेरिफेरी पे माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं और कैनेलिकुलर सिस्टम होता है, कैनेलिकुलाई होते हैं जो कि इसका राब्ता रखते हैं ईसीएफ के साथ, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के साथ। ठीक है जी। अब मैं आगे मजीद इसको बताऊंगा, आपको और चीजें क्लियर होती जाएंगी। अभी फिलहाल ये को इसकी नॉर्मल कंसंट्रेशन बताई, इसका लाइफ स्पैन बताया और इसमें न्यूक्लियस नहीं है। इसकी मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन बनी हुई है। प्लेटलेट्स के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं और कैनेलिकुलर सिस्टम है, कैनेलिकुलाए हैं जो कि इसका राब्ता रखते हैं विद ईसीएफ, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के साथ इन कांटेक्ट होते हैं। उसके अलावा इनकी मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं फॉर कोलेजन, एडीपी, वॉन विली ब्रांड फैक्टर, प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजिन। अब ये जो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन है ये क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, आगे आप पढ़ोगे। वॉन विली ब्रांड फैक्टर, कोलेजन, एडीपी, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन के लिए इनकी मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं। इनके साइटोप्लाज्म के अंदर कंट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होती हैं, एक्टिन, मायोसिन और थ्रोम्बोस्थेनिन। थ्रोम्बोस्थेनिन आपने बिल्कुल नहीं बोलनी। कंट्रैक्टाइल प्रोटीन होती हैं प्लेटलेट्स की, कौन सी कंट्रैक्टाइल प्रोटीन होती हैं, एक्टिन, मायोसिन, थ्रोम्बोस्थेनिन। और ये जो कंट्रैक्टाइल प्रोटीन है ये क्लॉट रिट्रैक्शन में रोल प्ले करती हैं। जब क्लॉट बन जाता है उसके अंदर ये कंट्रैक्ट होती हैं, जिससे इसके अंदर से फ्लूइड निकलता है जिसको सीरम कहते हैं। ठीक है, और इस प्रोसेस को क्लॉट रिट्रैक्शन कहा जाता है। तो एमसीक्यू आ सकता है कि क्लॉट रिट्रैक्शन किसके कंट्रोल में है, तो वो एक्टिन, मायोसिन और थ्रोम्बोस्थेनिन, ये कंट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होती हैं प्लेटलेट्स के साइटोप्लाज्म के अंदर, उनके बस में होता है। उसके अलावा बाकी सेल्स की तरह इसमें भी ग्लाइकोजेंस हैं, लाइसोसोम्स हैं और माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम सिस्टम है। आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम सिस्टम नहीं था, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम सिस्टम है। दो तरह के इसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स आपको नजर आएंगे, अल्फा ग्रेन्यूल्स और डेंस ग्रेन्यूल्स। जो डेंस ग्रेन्यूल्स हैं उनके अंदर नॉन प्रोटीनियस सब्सटेंसेस होते हैं, नॉन प्रोटीनियस सब्सटेंसेस। ठीक है, विच आर सेक्रेटरी रिस्पॉन्स टू प्लेटलेट्स एक्टिवेशन। जब प्लेटलेट्स एक्टिवेट होते हैं तो वो सीक्रेट करते हैं, जिसमें सेरोटोनिन, एडीपी होता है। जब प्लेटलेट्स एक्टिवेट होते हैं तो ये डेंस ग्रेन्यूल से ये सब्सटेंस निकलते हैं, एडीपी, सेरोटोनिन वगैरह। और ये नॉन प्रोटीनियस सब्सटेंसेस हैं जो डेंस ग्रेन्यूल्स के अंदर होते हैं, ये भी एमसीक्यू है। अल्फा ग्रेन्यूल्स के अंदर बेटा प्रोटीनियस सब्सटेंसेस होते हैं जो प्रोटीन नेचर के होते हैं। These proteins include clotting factors and platelet derived growth factor। ठीक है, प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर होता है और क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। अब इस डायाग्राम को देख के मैं कंपोजिशन ऑफ प्लेटलेट्स आपको एक दफा दोबारा रिपीट करने लगा हूं, और ये अगर कंपोजिशन ऑफ प्लेटलेट्स आ जाए तो आप ये डायग्राम बना दो तो गुड हो जाएगा। 100% ऐसी ना भी बनाओ, बेसिकली सेल बना के उसमें आपने ये चीजें शो करवानी है। आपने पहली चीज कही थी कि इसके अंदर कैनेलिकुलर सिस्टम है। ठीक है, ये बना, ये कैनेलिकुला बने हुए हैं। कैनेलिकुला किसके साथ इनएक्टिव, विद ईसीएफ, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के साथ। जी, उसके अलावा आपने कहा कि इसके साइटोप्लाज्म के अंदर कंट्रैक्टाइल प्रोटीन्स हैं। ये कंट्रैक्टाइल प्रोटीन्स ब्रैकेट में लिख लो, एक्टिन, मायोसिन और थ्रोम्बोस्थेनिन, ये जो डॉट पड़े हुए हैं ये कंट्रैक्टाइल प्रोटीन्स हैं।
उसके अलावा आपने कहा कि इसके अंदर अल्फा डेंस ग्रेन्यूल्स हैं। डेंस ग्रेन्यूल्स में नॉन प्रोटीनियस सब्सटेंस है एडीपी, सेरोटोनिन और कैल्शियम। अल्फा ग्रेन्यूल्स के अंदर सारे के सारे आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स आ जाते हैं। ठीक है, ये उनके नाम लिए हुए हैं, मजीद आगे जाके आप डिटेल में इनके नाम पढ़ोगे, ये 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स के, ये लेकिन ये सारे के सारे आपके अल्फा ग्रेन्यूल्स के अंदर होते हैं। तो ये इन्होंने एक अल्फा ग्रेन्यूल्स दिखाए हुए और उसकी कंपोजिशन लिख दी, डेंस ग्रेन्यूल्स दिखाए हुए हैं उसकी कंपोजिशन लिख दी। कंट्रैक्टाइल प्रोटीन है, कनेलिक सिस्टम है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो कि ग्लाइको लिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन बनी हुई है, और इसके बाहर ये जैसे बाकी सेल मेम्ब्रेन के ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर है। ठीक हो गया जी। उसके अलावा इसके अंदर लाइसोसोम है, इसके अंदर आपके ग्लाइकोजेंस हैं और माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम सिस्टम है। जो चीज आपने बिल्कुल नहीं भूली कंपोजिशन में, दोबारा बोल रहा हूं, दो चीजें हैं, एक तो कैनेलिकुलर सिस्टम, एक इसके अंदर कैरेक्टाइल प्रोटीन, और तीसरी ग्रेन्यूल्स की बात, अल्फा ग्रेन्यूल्स। ये तीनों चीजें इसकी स्पेसिफिक हैं। बाकी सेल में माइटोकॉन्ड्रिया भी होती है, इसमें भी है, ग्लाइकोजेंस होते हैं, इसके अंदर भी है। ठीक है, लेयर इसकी ग्लाइकोकैलिक्स की बाहर होती है, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, वो सारा उसी तरह ही है। तीन इसकी फर्क है, वो आपने याद रखने हैं कि इसके अंदर अल्फा और डेंस ग्रेन्यूल्स हैं। अल्फा ग्रेन्यूल्स में नॉन प्रोटीनियस सब्सटेंसेस हैं और डेंस ग्रेन्यूल्स में नॉन प्रोटीनियस सब्सटेंसेस हैं। कंट्रैक्टाइल प्रोटीन है जो कि क्लॉट रिट्रैक्शन में जिनका रोल है, एक्टिन, मायोसिन, थ्रोम्बोस्टिनिन। ओपन कैनेलिकुलर सिस्टम है इसके अंदर। ठीक है, उसके अलावा फिर आपने बाकी चीजें याद रखनी है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है। ठीक है, और इसकी मेम्ब्रेन याद रखना, ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोकैलिक्स की बनी हुई है। ठीक है, और उसके ऊपर भी रिसेप्टर्स हैं, किसके लिए, एडीपी के लिए। ठीक है, वॉन विली ब्रांड फैक्टर के लिए, जो कि इन ग्रेन्यूल से रिलीज होंगे और इधर जाके अटैच होंगे जब प्लेटलेट्स एक्टिव होते हैं। थ्रोम्बोलाइसिस, बेसिकली ये स्लाइड होनी चाहिए इधर। ठीक है जी, थ्रोम्बोपोएसिस, प्लुरिपोटेंट हिमोपोएटिक स्टेम सेल, उससे क्लोनिफॉर्मिंग यूनिट मेगा कैरियोसाइट निकल, मेगा कैरियोसाइट जो क्लोनिफॉर्मिंग यूनिट है वो मेगा कैरियोब्लास्ट होते हैं, पहले वो मेगा कैरियोसाइट बनेंगे, फिर प्लेटलेट्स बन जाएंगे। इसकी थ्रोम्बोपोएसिस कोई पूछा नहीं, लेकिन आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि इसके जो प्रिकर्सर सेल्स हैं मेगा कैरियोसाइट्स हैं। ठीक है जी, और इसके भी जो है क्लोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स होते हैं जो कि इसकी क्लोनी को स्टिमुलेट करते हैं, और उसके अलावा इसमें थ्रोम्बोपोइटिन होती है, सेम उसी तरह जैसे कि एरिथ्रोपोइटिन है, ग्लाइकोप्रोटीन लाइक एरिथ्रोपोइटिन, वो भी लीवर और किडनी से सेक्रेट होती है। और देयर आर थ्रोम्बोपोइटिन रिसेप्टर्स ऑन प्लेटलेट, प्लेटलेट्स के ऊपर भी इनके रिसेप्टर्स होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेटलेट्स, क्या खूबियां इसकी, एडेसिवनेस, एग्रीगेशन, एग्लूटिनेशन, ये सारा कुछ तब होगा जब प्लेटलेट्स एक्टिवेट होंगे। एडेसिवनेस क्या होता है, स्टिकिंग टू अ रफ सरफेस। अब हमारे अंदर प्लेटलेट्स फिर रहे हैं, वो स्टिक नहीं होंगे क्योंकि हमारी एंडोथेलियम अभी स्मूथ है। एंडोथेलियम जब रप्चर होगी, कट लगेगा, एंडोथेलियम रफ होगी, तो ये स्टिकिंग वाली प्रॉपर्टीज की हमेशा ये स्टिक टू रफ सरफेस होते हैं। एग्रीगेशन, ग्रुपिंग ऑफ प्लेटलेट्स इज नोन एज एग्रीगेशन, और एग्लूटिनेशन, क्लम्पिंग टुगेदर, जब ग्रुप बन के एक दूसरे के ऊपर क्लग करके प्लेटलेट प्लग बना देते हैं, उसको एग्लूटिनेशन कहते हैं। ये तीनों इसकी प्रॉपर्टीज हैं, एडेसिवनेस, एग्रीगेशन, एग्लूटिनेशन। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या होता है, डिक्रीज प्लेटलेट काउंट इज नोन एज थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। कॉजेज होती हैं डेंगी, आपने सुना ही होगा, टाइफाइड, चिकन पॉक्स और स्प्लीनोमेगाली, किसी भी बीमारी की वजह से स्प्लीन इनलार्ज हो गई है, क्योंकि इसका भी ग्रेवयार्ड स्प्लीन ही है। थ्रोम्बोसाइटोसिस, इंक्रीज प्लेटलेट काउंट। कॉजेज, अगर किसी वजह से स्प्लीनेक्टमी हो गई है, काटनी पड़ गई है, एक्सीडेंट हुआ है, स्प्लीन ब्लीड कर रही है तो स्प्लीन को निकालना पड़ गया है, तो उस केसेस में थ्रोम्बोसिस होते हैं। ठीक है, और रूमेटिक फीवर। हेमोस्टेसिस, प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस फ्रॉम अ ट्रॉमेटाइज्ड ब्लड वेसल।
ब्लड वेसल ट्रॉमा हुआ, उससे ब्लड का रुक जाने को आप हीमोस्टेसिस कहते हो। ठीक है जी। मैकेनिज्म ऑफ हीमोस्टेसिस क्या है? वेसल कंस्ट्रिक्शन, फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट यानी कि एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक पाथवे, और फिर ग्रोथ ऑफ फिब्रस टिश्यू। ठीक है, ताकि क्लॉट प्रॉपर परमानेंट क्लॉट बन जाता है। यहां तक काफी है? यस सर। यस सर। बहुत है। चले, मैं एक दफा समराइज कर देता हूँ यहाँ तक, और फिर आप जाके अपने वाइवा तैयार करो। इससे ज्यादा अब हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते कि वाइवे के लिए आपको अपने लेक्चर के अंदर ही मैंने 1 घंटा दे दिया है। चले, आज का जो टॉपिक था, आज का जो टॉपिक था हमारा जी, थैंक यू वेलकम जी, वेलकम वेलकम। आज का टॉपिक दफा समराइज करने हैं तो मुझे, क्योंकि कल फिर मंडे को मैं हीमोस्टेसिस से डायरेक्ट स्टार्ट करूंगा। प्लेटलेट जो होता है बेटा, प्लेटलेट की कंपोजिशन हमने बताया कि इसकी नॉर्मल कंसंट्रेशन 150 से 450 तक होते हैं। कम हो जाए तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ज्यादा हो जाए तो थ्रोम्बोसाइटोसिस। ठीक है जी। उसके अलावा हमने बात की थी कि इसका जो लाइफ स्पैन है वो 12 डेज है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, ये राउंड ओवल होती हैं। उसके अलावा हमने देखा कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो इसके अंदर एक कैनेलर सिस्टम है जो कि कंटेक्ट इन कंटेक्ट होता है विद ईसीएम। दूसरा, इसके अंदर कंट्रेक्टाइल प्रोटीन्स हैं जो कि एक्टिन, मायोसिन और थ्रोम्बोस्थेनिन है, जो कि इसकी कंट्रैक्शन में इसको हेल्प करती हैं, और इस प्रोसेस को क्लॉट रिट्रैक्शन कहा जाता है। तीसरी चीज इसमें अल्फा ग्रेन्यूल्स हैं। अल्फा ग्रेन्यूल्स में प्रोटीनियस सब्सटेंसेस हैं और डेम में नॉन प्रोटीनियस सब्सटेंसेस होती हैं। उनमें दो दो के नाम आप याद रखना। उसके अलावा इसमें माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम सिस्टम है, लाइसोसोम है, ग्लाइकोजन है। इसकी मेम्ब्रेन देखी जाए तो सेम उसी तरह के जैसे बाकी की मेम्ब्रेन है, ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोकैलिक्स होता है भाई। और रिसेप्टर्स होते हैं फॉर एडीपी और वॉन विली ब्रेन फैक्टर। ठीक है जी। थ्रोम्बोपोइसिस की बात हुई तो प्लेटलेट्स के जो प्रिकर्सर सेल्स हैं वो मेगा कैरियोसाइट्स हैं। मेगा कैरियोसाइट्स फिर उनके जो प्रिकर्सर्स हैं वो मेगा कैरियोब्लास्ट हैं, और मेगा कैरियोब्लास्ट के जो प्रिकर्सर है वो प्लोरिपोड हेमोपोएटिक स्टेम सेल है। जो फैक्टर इफेक्ट करते हैं वो थ्रोम्बोपोइसिन है। उसी तरह की प्रोटीन नेचर की, ग्लाइकोप्रोटीन नेचर की हार्मोन है जैसे कि एरिथ्रोपोइटिन था, और ये भी लीवर और किडनी से ही सेक्रेट हो रहा है। उसके अलावा क्लोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स होते हैं जो कि इसकी क्लोनी को स्टिमुलेट करते हैं। फिर हमने बात की कि इसकी प्रॉपर्टीज की। इसकी 3 प्रॉपर्टीज बताई मैंने आपको। ठीक है, इसकी 3 प्रॉपर्टीज के अंदर आपको बताया कि एडेसिवनेस, एग्रीगेशन और एग्लूटिनेशन। एडेसिवनेस होता है स्टिकिंग टू अ सरफेस, एग्रीगेशन होता है ग्रुपिंग, और एग्लूटिनेशन होता है क्लम्पिंग। फिर हमने बात की थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और थ्रोम्बोसाइटोसिस की कॉज की। ठीक है जी, कि इंक्रीज कब होंगे और डिक्रीज की कॉजेज होती हैं। फिर हमने हीमोस्टेसिस अभी स्टार्ट किया है, प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस फ्रॉम अ ट्रॉमेटाइज्ड ब्लड वेसल। और इसके जो स्टेप्स हैं वो आपको बताए हैं कि वेसल्स की कंस्ट्रक्शन, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, क्लॉट और फिब्रस टिश्यू की ग्रोथ। ये 1 बाय 1 इंशाल्लाह हम लोग मंडे वाले दिन करेंगे, और मंडे को बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा। प्लीज प्लीज जाके मुंह धो के आना, क्योंकि इसमें से बहुत कुछ आता है। ये एग्जामिनर के फेवरेट वाइवा क्वेश्चंस हैं। क्लॉट रिट्रैक्शन, प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर सिस्टम, एक्सट्रिंसिक पाथ, इंट्रिंसिक, प्लेटलेट प्लग की फॉर्मेशन, मायोजेनिक कंट्रैक्शन, ये सब हमने मंडे को पढ़ना है। पहले अब आप लोग जाओ और अपना वाइवा तैयार करो। कोई मेरे कुछ पूछना चाहते हो तो बेशक पूछो। जो जाके वाइवा पढ़ना चाहते हैं प्लीज वाइवा ही पढ़ना। अब ये ना हो कि आप फिर सो जाओ। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया साइटोसिस वाली साइड में एक दफा बता दें सर कॉजेज। एक्सक्यूज मी सर। जी सर रोल नंबर डिस्ट्रीब्यूशन सेंड कर दें। बेटा अभी थोड़ी देर में आपके ग्रुप में रोल नंबर डिस्ट्रीब्यूशन भी होगी विद इन हाफ एन आवर। मैं अब जा रहा हूँ ऑफिस में, मैं अभी कर देता हूँ। ठीक है, और मैं देखता हूँ कि मैं शायद वो 12-14 क्वेश्चन भी आपको शेयर अभी कर दूं। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर।
लेकिन आप प्लीज जाके अब अपना तैयार करो, पढ़ो। Yes, sir. Thank you so much. क्वेश्चन था सर जी सर जो स्प्लीनोमेगाली होगी यानी हमारा स्प्लीन लार्ज हो गया है, हाँ जी, तो सर प्लेटलेट कम हो जाएंगे। सारी बात है, उन्हें ज्यादा मिल जाएगी टूटने के लिए। सर क्या मतलब जगह ज्यादा मिल जाएगी? एरिया ज्यादा हो जाएगा ना जहाँ पे उन्हें टूटना है। तो सर प्लेटलेट तो उतने के उतने ही रहेंगे ना? बेटा ज्यादा टूट जाएंगे प्लेटलेट, सारी बात सर्कुलेशन ब्लड ज्यादा स्प्लीन की तरफ आएगा ना। ओके ओके ठीक।